आदाब, मैं हूं आदिल खान आजाद। आप देख रहे हैं दुनिया टुडे का खास प्रोग्राम भारत दिन भर। आज है 3 फरवरी 2025। इस शो में आज जिक्र होगा हमारे देश की कुछ सबसे चर्चित खबरों का। तफसील से आगे बढ़े उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आखिर कैसे विश्व गुरु बनेगा भारत? दुनिया के 10 पावरफुल देशों की लिस्ट से देश का नाम हुआ गायब। कहां हैं हम? बताएंगे हम। महाकुंभ में भगदड़ पर घिरी केंद्र और योगी सरकार, दोनों सदनों में मौत के आंकड़ों पर छिड़ा संग्राम। विपक्ष बोला मांगेंगे माफी, पहले गलत तो साबित करो। सपा की महिला सांसद और एक्ट्रेस ने कुंभ की पवित्रता पर उठाए सवाल, कहा कुंभ में है देश का सबसे गंदा पानी। संसद में गूंजी मर्दों की पुकार, हमारे लिए भी कानून बनाओ सरकार, क्यों है बेबस और लाचार। चलिए करते हैं शुरुआत शो की। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे, कैसे हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, कैसे हम दुनिया को अपना लोहा मनवाएंगे, आखिर कैसे। कहने को तो हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हैं, चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति हैं, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, फिर भी हम क्यों पिछड़ रहे हैं? मोदी जी बताइए, जनता सुनना चाहती है, समझना चाहती है, आखिर क्यों हिंदुस्तान को दुनिया के 10 शक्तिशाली देशों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। दरअसल फोर्ब्स ने साल 2025 की टॉप पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट जारी की है, जिसके टॉप 10 में इंडिया शामिल नहीं है। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं, इंशाल्लाह हम एक दिन वो मुकाम भी हासिल कर लेंगे, लेकिन कैसे? विश्व स्तर पर गिरती रैंकिंग से। क्या अभी महफिल लूटने वाले लोग यही कहेंगे? बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि मोदी जी से तो पूरी दुनिया के ताकतवर देश सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं, लेकिन जनाब आज वही मशवरा लेने वाले देश हमसे आगे निकल गए। अक्सर आपने सुना होगा, बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो बड़े उछलते हैं, कूदते हैं, पेपर क्या पेपर क्या पेपर क्या, कितना बढ़िया गया, नंबर पूरे आएंगे, हो सकता है टॉप भी कर जाऊं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वही बच्चे कहते हैं मैंने तो अच्छा किया था, शायद टीचर खुन्नस खाकर बैठा हो, मास्टर साहब ने शायद इसी वजह से नंबर काट लिया। खैर, मुझे तो लगता है कि ये किसी की साजिश है, किसी ने धोखा दिया है साहब को, किसी ने षड्यंत्र रचा है शायद। कौन है वो? क्या वो विपक्ष है? क्या वो नेहरू जी हैं? क्या वो देश की जनता है? कौन है वो? किस धर्म से ताल्लुक रखता है? क्या हम उसे भी कपड़ों से पहचान सकते हैं? क्या वो नहीं जानता मोदी जी कौन है? उनसे तो पूरी दुनिया मशवरा लेती है। वो दुनिया के सबसे पसंदीदा और पॉपुलर लीडर्स में से एक हैं। वो जहां जाते हैं वहां भीड़ उमड़ पड़ती है, मजमा लग जाता है। विपक्ष कहता है कि उनको सवाल पूछना पसंद नहीं है, वो तो सिर्फ जो बोलते हैं वो करते हैं। शायद मोदी जी जानते हो, बीजेपी जानती हो, या फिर ऊपर वाला जानता हो कि कौन है वो जिसकी वजह से इस लिस्ट से हम बाहर हो गए। हम तो बस इतना जानते हैं कि क्या इन जुमलेबाजियों से देश आगे बढ़ेगा जो कुछ नेता करते हैं, हमें नाम नहीं पता उनका। क्या जुमलेबाजी से भारत विश्व गुरु बन पाएगा? क्या इन जुमलेबाजियों से हम दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार हो पाएंगे? क्या जुमलेबाजियों से हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? अगर बोलने से ऐसा हो सकता तो ये आदिल खान आजाद भी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता, क्योंकि बहुत बोलता है। अब बढ़ते हैं, बात करते हैं जमीनी हकीकत की, क्योंकि हम तो जमीन से जुड़े हैं, ग्राउंड लेवल की बात करते हैं। महाकुंभ में महाभगदड़ मची, महाबवाल भी हुआ, सड़क से लेकर संसद तक बवाल हुआ। विपक्ष सरकार से मौत के आंकड़े पूछ रहा है, जनता सरकार से मौत के आंकड़े पूछ रही है, मीडिया मौत के आंकड़े पूछ रही है, लेकिन बीजेपी की केंद्र और यूपी की योगी सरकार है कि बताने का नाम नहीं ले रही। बता भी दो भाई। लोग और विपक्षी नेता कह रहे हैं कि कितना छिपाओगे, सच किसी से छुपाए नहीं छिपता, तो क्यों बेकार की कोशिश कर रहे हो, क्यों गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों बरगलाने की कोशिश कर रहे हो? ये विपक्ष कह रहा है, ये जनता कह रही, जनता का एक धड़ा कह रहा है। ज्यादातर तो नहीं कह रहे, खामोश हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर साथ हैं। कोशिश करनी है तो कुंभ में अपनों को खोने वाले परिवारों की मदद की कोशिश करो, आंकड़े छुपाने की नहीं कहा जा रहा है। जरूरतमंदों की मदद की कोशिश करो, युवाओं को बेरोजगारी से बाहर निकालने की कोशिश करो। खैर, संसद में विपक्ष की एक बार फिर नाकाम कोशिश देखने को मिली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान दोनों सदनों में महाकुंभ में हुई भगदड़ का मुद्दा गूंजा। क्या कांग्रेस, क्या सपा और क्या टीएमसी, सभी विपक्षी दलों ने एक सुर में मौत के आंकड़े जारी करने की मांग की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो संसद में यह तक कह डाला कि भाई क्यों आंकड़े छुपा रहे हो, क्या हजारों लोगों की मौत हुई है? इस पर स्पीकर साहब नाराज हो गए। उन्होंने खड़गे से बयान वापस लेने की मांग कर डाली। हालांकि खड़गे भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं,
उन्होंने कहा, ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ना सिर्फ बयान वापस लूंगा बल्कि माफी भी मांगूंगा, लेकिन सरकार पहले मौत के सही आंकड़े तो जारी करे, फिर मांगूंगा, फिर बयान वापस लूंगा। कब तक छुपन छुपाई खेलोगे? मौत पर तो राजनीति ना करो। जिन्होंने अपनों को खोया, जिनकी वजह से सैकड़ों की जान गई, क्या उन पर कोई एक्शन हो पाएगा? बात इसकी कब होगी? एक और खबर इसी मुद्दे से जुड़ी हुई है कि महाकुंभ में हुई भगदड़ पर घमासान जारी है। मौत के आंकड़ों के साथ छिपन छुपाई का खेल चल ही रहा था कि इस बीच सपा की महिला सांसद और एक्ट्रेस जया बच्चन ने एक बयान दे डाला, जिस पर अलग ही बवाल खड़ा हो गया। जया बच्चन ने कहा कि इस वक्त दुनिया में सबसे दूषित पानी कहां है? कुंभ में। वहां भगदड़ में मरने वालों के शव नदी में फेंके गए, जिससे पानी दूषित हो गया। जया बच्चन जी ने ऐसा क्यों कहा? हो सकता है कि उनके पास कोई एक्सक्लूसिव जानकारी हो सकता है कि उनके पास कोई पुख्ता सबूत हो सकता है कि जया बच्चन जो बोल रही हो वो सच हो सकता है, लेकिन देश की जनता तो वही जानती है जो सरकार उन्हें दिखाती है, बताती है, जो मीडिया उन्हें दिखाता है, जो सोशल मीडिया उन्हें बताता है, हम जैसा नहीं। एक और वाला, हकीकत तो सरकार ही जानती है, वो कब बताएगी ये भी वो ही जानती है कि वो कब बताएगी। हम तो बस इतना जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो क्या होगा उन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का, क्या होगा उन खोखले और बड़े दावों का, क्या होगा उन पीड़ित लोगों की उम्मीद का। खैर, जया बच्चन यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि सरकार लगातार झूठ पर झूठ बोल रही है। करोड़ों लोग आए, इतनी बड़ी तादाद में एक जगह पर एक साथ कैसे एकजुट हो सकते हैं? सब झूठ है। आम लोगों को कोई सुविधा नहीं दी गई। विपक्ष है, सवाल उठाना उनका काम है और सरकार का जवाब देना। विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, लगता है सरकार ही जवाब नहीं दे पा रही। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे क्या इस एक्शन का रिएक्शन आता है सरकार और बीजेपी की तरफ से। फिलहाल तो कुछ और खबरें देखनी है, आगे बढ़ते हैं। संसद में आज एक ऐसे मुद्दे की गूंज सुनाई दी जो वाकई में सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पुरुषों के लिए मुकम्मल कानून नहीं है? क्या पुरुष भी अब महफूज नहीं है? क्या है जो पुरुषों को सताने लगा है? क्यों आज मर्दों की बिरादरी इतनी कमजोर हो गई है कि एक मर्द सुसाइड तक करने को मजबूर हो जाता है? आपने वो डायलॉग तो सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता। जनाब, गलत है, झूठ है। मर्द को भी दर्द होता है, तकलीफ होती है। हर इंसान की तरह उसके अंदर भी एहसास का मादा है। मर्द फूट फूट कर नहीं रोता, लेकिन खून के आंसू घूंट भर भर कर जरूर पीता है। वो अपना दर्द बयां नहीं कर पाता, ना इस समाज के सामने, ना अपनों के सामने, और यही चीज है जो उसे अकेला कर देती है। मर्द पर सिर्फ परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ नहीं होता, बल्कि दुनियादारी का भी बोझ होता है। वो 100 तकलीफें झेलता है। सुबह उठता है तो इस दुनिया में जालिम लोगों के बीच दौड़ लगाता है, जालिम लोगों के बीच रहते हुए बेवजह मुस्कुराता है, अंदर से खुश नहीं है, फिर भी एक झूठी मुस्कुराहट लेकर घूमता है। ऑफिस जाता है तो पॉलिटिक्स से परेशान हो जाता है, पर चुप रहता है, सब सहता है, क्योंकि वो मर्द है। क्या उसे दर्द नहीं होता? हाँ, वो बस रोता नहीं है। वो बताता नहीं है कि उसे भी दर्द हो रहा है, उसे भी तकलीफ हो रही है। उसे पता है कि जब वो घर लौटेगा, एक मुख्तसर सी आमदनी के बावजूद वो जब घर लौटेगा तो बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि पापा चीज लाएंगे, बीवी इंतजार कर रही होगी कि घर का सामान लाएंगे, बीमार बूढ़े माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे कि दवाई लेकर आएगा। वो उस मुख्तसर सी कमाई में क्या क्या करेगा, क्या खर्च करेगा और क्या बचा पाएगा, ये कोई नहीं सोचता। इसका दर्द लेकर वो जिंदगी भर जीता है। ये सब जिंदगी के दर्द हैं और मर्द को भी दर्द होता है, पर वो किसी से नहीं कह पाता। खैर, अतुल सुभाष की खबर आप सब ने खूब सुनी होगी, देखी होगी। एक शख्स अपनी बीवी और उसके ससुराल वालों से परेशान होकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाता है और खुदकुशी कर लेता है। राज्यसभा में बीजेपी के ही एक सदस्य ने भारत में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा और शोषण को लेकर फिक्र जाहिर की, साथ ही सरकार से कानूनी प्रावधानों में सुधार करने की मांग की कि ऐ मेरी सरकार, पुरुषों के लिए भी कानून बनाओ, हमारी भी पुकार सुनो। अब देखते हैं कि सरकार सुनती है या नहीं। वैसे पुकार तो अपने ही पाले की थी, क्या होता है। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।